द ट्यूशन टाइम में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आप लोगों का आगे आज बढ़ा रहे हैं वीडियो। आज आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत प्रकार और वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण के बारे में। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि वैद्युत आवेश जब किसी वस्तु पर आ जाता है तो वह आवेश अपने चारों ओर या वह आवेशित वस्तु अपने चारों ओर एक वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। लेकिन अगर वही आवेश गतिमान हो जाए तो फिर वह जो है चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभाव का भी अनुभव करता है। अब इसी पर अगर हम वैद्युत आवेश की परिभाषा बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। या यह भी हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं। या हम लोग कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से देखें तो Q बराबर हमारा होगा I/T। अगर यहाँ से हम आवेश की डिफिनेशन करें तो हमारा मिल सकता है धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इस प्रकार हम आवेश की परिभाषा दे सकते हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। या वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं। या धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का आता है आवेश के प्रकार। काइंड्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार।
तो आवेश के प्रकार हम लोग पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं कि फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारा होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश और ऋणावेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण आता है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित होती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु क्या होती है? धनावेशित होती है। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया कि आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश की फंडामेंटल में कोई परिभाषा नहीं है और आवेश की परिभाषा हम उसके गुण के आधार पर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। या वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल लगाती हैं या उनका अनुभव करती हैं। या हम सिंपल परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आवेश के प्रकार, तो आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित होती है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित होती है। वह वस्तु हमारी क्या होती है? ऋणावेशित, या वह ऋणावेशित होती है। तो इस प्रकार हम लोग जान लिए कि वैद्युत आवेश क्या है और वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। अब इसके बाद हम लोगों का आता है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं? वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो हमने देखा या फ्रैंकलिन ने जब बताया था कि जब हम लोग
सजातीय आवेश वाली वस्तुओं को पास में लाते हैं तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और विजातीय आवेश वाली वस्तुओं को अगर हम पास में लाते हैं तो वह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार से आवेश का एक पहला गुण हम लिख सकते हैं कि पहला गुण लिख सकते हैं कि सजातीय वस्तुएं या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पहला गुण हम लोगों का आवेश का ये हो गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश का एक मूलभूत गुण यह भी है। दूसरा गुण इसका होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार एक विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है अर्थात नियत रहता है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हम जब कांच की एक छड़ को किससे रगड़ते हैं? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करते हैं तो कांच की छड़ पर जितना हमारा धनावेश आता है रेशम के कपड़े पर उतना ही का आता है, उतना ही ऋणावेश आता है या आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रक्रिया में ना तो कोई आवेश उत्पन्न किया गया है और ना ही कोई आवेश नष्ट किया गया है, बल्कि जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को घर्षण करते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे हमारी कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं। और यही हमारा आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और आवेश ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार
एक विलगित निकाय का, इस प्रकार एक विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है। और इसे उदाहरण में हम कह सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पर जितना धन आवेश आता है उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। और इस प्रक्रिया में ना तो कोई आवेश उत्पन्न किया गया और ना ही आवेश नष्ट किया गया, बल्कि आवेश को कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित किया गया है। अब इसके बाद इसका एक और मूलभूत गुण होता है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, तो जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई आवेश निकाय कई कणों से मिलकर बना हो और उन पर आवेश का हो भिन्न भिन्न हो, तो उस निकाय का जो कुल आवेश होता है, जैसे मान लो कोई आवेश निकाय n कणों से मिलकर बना है, तो इन पर आवेश अगर किसी पर Q1 हो, किसी पर Q2 हो, किसी पर Q3 हो, किसी पर -Q4 हो, किसी पर 5 हो, डॉट 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 ऐसे हो, तो उस पूरे निकाय का जो आवेश होता है, उन कणों पर जितने भी आवेश होते हैं सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। यानी आवेश का निकाय का आवेश बराबर हो जाएगा हमारा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, यानी इनके योगफल के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही हमारा जो है आवेश की योज्यता है। तो देख लीजिए आवेश की योज्यता क्या है, यानी अगर किसी कण पर आवेश की योज्यता, तीसरा हम लोगों का आता है आवेश की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश की योज्यता है कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर मान लें हम किसी निकाय में n कण हैं, कितने कण हैं, n कण हैं, जिन पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q5 Qn हो, तो उस निकाय का कुल
कुल आवेश कितना होगा, उन सभी कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो उस निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Qn होगा। अर्थात उस निकाय में जितने भी कण होंगे सभी कणों पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये जो गुण होता है आवेश का योज्यता का गुण कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोगों का आता है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। ठीक है, आवेश का वेग आवेश पर वेग का प्रभाव। तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कोई वस्तु स्थिर हो चाहे उसी वस्तु को गतिमान कर दिया जाए तो उस पर जितना आवेश पहले होगा गति अवस्था में भी उतने आवेश उस पर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर स्थिर अवस्था में किसी वस्तु पर कितना चार्ज है, Q चार्ज। अब इसी वस्तु को अगर हम क्या कर दें, v वेग से गतिमान कर दें तब भी इस पर चार्ज कितना होगा, Q ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी स्थिर अवस्था में वस्तु पर, अर्थात वस्तु की स्थिर अवस्था तथा गति अवस्था दोनों में आवेश वही रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कोई वस्तु स्थिर हो चाहे वस्तु गतिमान हो, जितना उसके पास स्थिर अवस्था में आवेश था उतना ही उसके पास जो है गति अवस्था में भी आवेश होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका हमारा नियम आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, इसको कभी कभी परीक्षा में पूछ भी लेता आप लोगों से, आवेश का क्वांटीकरण। इसका अगला गुण हम लोगों का आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने से पहले हम लोग जो है मूल आवेश समझेंगे। मूल आवेश क्या है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। तो
किसी भी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा जो हो सकती है वही हमारा मूल आवेश कहलाता है। किसी वस्तु आवेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा या न्यूनतम संभव मान को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु या कण पर आवेश की न्यूनतम संभव मान को या मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी उस पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अगर स्थानांतरित होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। और कभी इलेक्ट्रॉन ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पौने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं, जब भी जाता तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम जो आवेश की मात्रा होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही संभव हो सकती है। और मूल आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी यह 1 इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं मूल आवेश हमारा जो होता है, मूल आवेश ई की जो वैल्यू होती है वह 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होती है। यानी एक जो है किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश की जो वैल्यू है वह कितना होती है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। इससे ज़्यादा मतलब इससे कम आवेशित वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण ये है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वह मूल आवेश अर्थात ई के पूर्ण गुणज में होता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश ई के पूर्ण गुणज में होता है। और आवेश के इसी गुण को, आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE हो सकता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा वह Q बराबर NE हो सकता है। अर्थात प्लस माइनस 1E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है, प्लस माइनस 4E हो सकता है, इसी तरह हो सकता है। लेकिन किसी भी वस्तु पर E/2 या 3E/4 या -3E/8 ऐसे आपका भिन्नात्मक आवेश किसी पर नहीं हो सकता। जब भी किसी आवेशित वस्तु पर आवेश होगा तो वह ई के क्या होगा? पूर्ण गुणज में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो वह पूरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता। इसलिए किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा वह ई के क्या होगा?
पूर्ण गुणज में ही होगा, वह e/2 या 3e/4 या -3a/4 नहीं होगा। तो मतलब जो भी आवेश आपका होगा वह ई के का होगा, पूर्ण गुणज में होगा। और आवेश के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के इसी गुण को हम क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश जो भी होगा किसी वस्तु पर Q बराबर प्लस माइनस n ही होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस पर सवाल हमसे कैसे बनाता है। तो सवाल कैसे इस पर हम हल करेंगे।